पहले 12 के फैक्टर्स निकालेंगे, सो ये हो जाएगा 12 और ये ऐसे 2 6 आर 12। किस पर जा सकता है? 2 पर जा सकता है, यस। 2 9 आर 18। फिर 3 पर जाएगा, 3 3 आर 9। अब ये फैक्टर्स हमने यहाँ पर लिख लेने हैं। तो फैक्टर्स कौन कौन से आ गए यहाँ पर देख ले, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स कौन से? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पार्ट नंबर 4 ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स टेस्ट प्रिपरेशन 2026 ब्रांच नंबर 2। इससे पहले हम 3 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं, मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, वो तमाम वीडियोस में आपके साथ अपलोड कर चुका हूँ। आज से इंशाल्लाह हम इसके प्रॉपर प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। अगर आपके जहन में कोई और टॉपिक हैं जिस पर आप स्पेसिफिक वीडियो बनाना चाहते हैं या कोई और सब्जेक्ट हैं, कोई आपके जहन में क्वेरी है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप 100% प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अपने इनिशियल टेस्ट को पास करना चाहते हैं, इंटरव्यू में रिकमेंड होना चाहते हैं, सो गिवन नंबर पर हमारे साथ कॉन्टेक्ट करके हमारे नोट्स बाय कर सकते हैं। अब आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। योर फर्स्ट एमसीक्यू इज अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड, यानी वो सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है उसको हम मैथमेटिक्स में क्या कहेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पूरी डिफिनीशन लिखी हुई है ताकि आपको आसानी हो। A set having no elements, it is empty. Its cardinal number is 0. यानी वो सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसको हम एम्प्टी सेट कहेंगे और इसका जो कार्डिनल नंबर होगा वो 0 होगा। सो अगर ये एमसीक्यूज आ जाए, द कार्डिनल नंबर ऑफ एम्प्टी सेट इज, सो वो क्या होगा? वो 0 होगा। अब यहाँ पर देख ले, यहाँ पर कार्डिनल नंबर 6 है। 6 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पर फ्रूट्स है। लेकिन यहाँ पर देख ले, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सो दैट्स वाई इसको हम नाम देंगे एम्प्टी सेट का, या फिर दूसरे वर्ड्स में इसे नल सेट भी कहा जाता है। इसकी सिंबल क्या है? 0 के ऊपर ऐसा क्रॉस लगा होगा या फिर ऐसे एक सेट दिया होगा और इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। ये दोनों सिंबल्स यहाँ से आप याद कर सकते हैं। सही एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर क्या है? वो बोथ ए एंड बी है, यानी वो सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसको हम नाम देंगे एम्प्टी सेट या फिर नल सेट का। एमसीक्यू नंबर 2 इज इफ a is equal to 1 2 and b is equal to 3 4 then a intersection b। ये जो a और b के दरमियान ये वाला साइन आपको नजर आ रहा है, ये कहलाता है इंटरसेक्शन। और ये वाला जो साइन है, जो u है, इट इज नोन एज यूनियन। अब इंटरसेक्शन से मुराद क्या है? देखिए यहाँ पर देख ले, एक सीट ए दिया गया है, एक सीट बी दिया गया है। तो आपने दोनों में वो नंबर्स लिखने हैं जो दोनों में कॉमन हो। मुराद क्या है? यानी वो नंबर्स आपने राइट करने हैं जो दोनों में मौजूद हो। यूनियन में क्या होता है? यूनियन में टोटल सेट्स में जितने भी नंबर्स है वो आपने लिखने होते हैं। अब यहाँ पर आप मुझे बताए कि मैंने कहा कि दोनों में नंबर्स कॉमन हो। यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 नहीं है। सो इट्स मीन यहाँ पर हमारा जो सेट होगा वो एम्प्टी होगा। अब अगर इसका हमने यूनियन लिखना होता तो यूनियन हम इसे कैसे लिखते हैं? 1 2 3 एंड 4, ये इसका यूनियन होता है। नंबर 3 इज अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड, यानी वो सेट जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है। मैंने कहा कि हमारे पास सेट है और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, तो इसको हम नाम देंगे सिंगलटन सेट का। अच्छा, स्क्वायर सेट क्या होता है? स्क्वायर सेट में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर होंगे। और नल सेट मैंने आपको बता दिया, अगर इसके अंदर ये 1 ना होता, सिर्फ ऐसे आपको ब्रैकेट्स दिए होते, तो फिर इसे हम नाम देते नल सेट। एमसीक्यू नंबर 4 इज, अच्छा ये क्वेश्चन होता है, बाजू का पेपर में आ जाता है, आपने इसको करना होता है सिंप्लीफाई। इसके आगे लिखा होगा सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले, चूंकि मैथ का रूल ये है कि सबसे पहले आप करेंगे डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। और जब ब्रैकेट्स आ जाए, सबसे पहले आपने बड़ी ब्रैकेट, देन दरमियानी ब्रैकेट, देन छोटी ब्रैकेट खत्म करनी होती है। अब यहाँ पर चूंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे -3, और प्लस और माइनस को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? प्लस इंटू माइनस, माइनस, और ये हो जाएगा 5। माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है, और 3 और 5 तो ये हो जाएगा 8। लेकिन क्या इसका आंसर 8 है? सो इसका आंसर है नो, इसका आंसर 8 नहीं है।
बिकॉज बड़े नंबर के सामने जो साइन होगा हमने वो लगाना है। यहाँ पर बड़े नंबर के सामने माइनस है, तो दैट्स वाई यहाँ पर हम माइनस लगा लेंगे और हमारा जो आंसर है वो है -8। एमसीक्यू नंबर 5 इज द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18। अब बेटा देखिए एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसको हमने सॉल्व किस तरीके से करना है मैं आपको पूरा तरीका यहाँ पर बता देता हूँ। पहले 12 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 12 और ये ऐसे 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, 3 किसी और नंबर पर डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता तो 3 1 आर 3। इस तरीके से 18 का निकाल लेंगे, यह हो गया 18। किस पर जा सकता है, 2 पर जा सकता है, यस 2 9 आर 18। फिर 3 पर जाएगा, 3 3 आर 9, 3 अगेन आ गया, सो 3 1 आर 3। अब ये फैक्टर्स हमने यहाँ पर लिख लेने हैं। तो फैक्टर्स कौन कौन से आ गए यहाँ पर देख ले, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स कौन से? पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए हम अपने 3 कोर्सेज ऑफर करते हैं। अगर आप इससे प्रिपरेशन करेंगे तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट पास होगा। कोर्स नंबर 1 आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिलेगा और इसकी जो प्राइस है वो 2200 है। कोर्स की डिटेल्स में आपको मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, वर्बल, नॉन वर्बल, केमिस्ट्री, ये तमाम टेस्ट करवाए जाएंगे। कोर्स नंबर 2 जो आपको एक बुक प्रोवाइड किया जाएगा जो मैंने खुद लिखी है, इसकी प्राइस आपके लिए होंगी 3500, जो इससे पहले 4200 थी। जो कोर्स नंबर 3 हमारा बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इसकी प्राइस आपके लिए कर दी गई है 4000, जो इससे पहले 5300 थी। एमसीक्यूज बाकायदगी से आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे। अगर आप ये नोट्स बाय करना चाहते हैं तो आप गिवन नंबर पर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों से एक 2 ले लेंगे, दोनों में कॉमन है, और इन दोनों ये जो 3 है इनसे एक ले लेंगे क्योंकि दोनों में 3 है। तो इससे एक 2 ले लें आप, तो ये हो गया 2, और इससे 3 ले लें, सो मल्टीप्लाई बाय 2 3 आर 6। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी में। समझ ना आ गई हो मुझे बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगा। क्यू नंबर 6 इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज को, यानी अगर आप डिस्प्लेसमेंट में चेंज कर रहे हैं, इसको हम नाम देते हैं वेलोसिटी का। सो वेलोसिटी हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, जो बेटा बेसिक डिफिनीशंस है, फिजिक्स के पेपर में जो बेसिक डिफिनीशन आएंगी वो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखी हुई है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर ले। ये बेसिक्स है और बेसिक्स आपके पेपर में आएंगे। सो ये बेसिक्स डिफिनीशंस है, इसका यहाँ पर मैं स्टॉप कर लेता हूँ। इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव करके ये डिफिनीशंस आपने याद करनी है। अच्छा, इस तरीके से एक्सेलरेशन का पूछा जाता है। एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे वेलोसिटी ज़रूरी है, सेम लाइक दैट एक्सेलरेशन भी ज़रूरी है। So the rate of change of velocity is known as acceleration. Q number 7 is value of g at moon. अच्छा, सबसे पहले g है क्या? g हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। आपने फिजिक्स में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा होगा कि हमारे अर्थ के अंदर एक ऐसा फोर्स है जो तमाम चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। जैसे आप बॉल को हवा में फेंक दें, वो बॉल वापस आपकी तरफ आ जाती है। सो इट्स मीन कि हमारी ज़मीन में कोई तो फोर्स है जो इन चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही है। तो वो फोर्स क्या है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है मून के ऊपर, वो 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और जो जी की वैल्यू है अर्थ के ऊपर वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में लाजमी आएगा। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज ये आता है कि जी की वैल्यू मून पर अर्थ से कितने टाइम्स लेस है। सो ये 6 टाइम्स लेस है। सो द वैल्यू ऑफ जी एट मून is 6 times less than that of Earth. Q number 8 is motion of a wheel. अब जो व्हील होता है, जो पहिया होता है, ये किस चीज की एग्जाम्पल है? सो ये हमारे पास एग्जाम्पल है रोटेटरी मोशन का। अच्छा, रोटेटरी मोशन होता क्या है? द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स ओन एक्सिस। मैं क्या कह रहा हूँ? द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज नोन एज रोटेटरी मोशन। कैसे? आप इस पंखे को देख ले, पंखे के बीच में एक मोटर है, इसके इर्द गिर्द जैसे पर लगे हुए हैं। तो देखिए ये जो पर है ये बेसिकली रोटेटरी मोशन कर रहे हैं, लेकिन इनका एक सेंटर है। वो सेंटर क्या है? वो इस फैन का मोटर है। तो सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन इज नोन एज सर्कुलेटरी मोशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं
अर्थ का सन के इर्द गिर्द घूमना, या फिर हमारे यूनिवर्स में जो सैटेलाइट्स है जो हमारे अर्थ के इर्द गिर्द घूमती है, ये एग्जाम्पल है सर्कुलेटरी मोशन का। फिर ऑसिलेटरी मोशन क्या है, इसे हम फिजिक्स में टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं, PRO। ठीक है, आप क्या कर ले, एक बॉल को तार के साथ बांध ले, इसको एक मूवमेंट दे दे, तो ये अपने मीन पोजीशन से कभी आगे जाएगा तो कभी पीछे जाएगा। इसी को हम नाम देंगे ऑसिलेटरी मोशन का। वाइब्रेटरी मोशन भी सेम टू सेम है। फिजिक्स में 3 डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, 3 मोशंस इंपॉर्टेंट है, रोटेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन या फिर सर्कुलेटरी मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। क्वेश्चन नंबर 9 इज ग्रेटर द मास इनर्शिया इज ब्लैंक। तो यहाँ पर बेटा बेसिकली मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है ताकि आपको आसानी हो। अच्छा, सबसे पहले न्यूटन की जो फर्स्ट लॉ है इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहेंगी, और अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो हमेशा रेस्ट में रहेंगी, जब तक बाहर से इस पर आके कोई फोर्स ना लगे। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक बॉल यहाँ पर पड़ा हुआ है, अब ये बॉल रेस्ट पर है, तो क्या ये बॉल खुद बहुत आगे जा सकती है? नहीं जा सकती, जब तक कि यहाँ से कोई इंसान आके इसको लात न मार ले, इस पर फोर्स ना लगाए। अब यहाँ पर देख ले, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है उसमें इनर्शिया ज़्यादा होगी। अब आप कहेंगे सर इनर्शिया क्या है? बेटा इनर्शिया बेसिकली फ्रैक्शन की तरह काम करती है। अगर मैंने यहाँ पर बॉल रखी है और ये बॉल, मैं इससे बिल्कुल आपको समझा देता, ये कोई बॉल है जो 300 kg की है। अब आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो आप जब इस बॉल पर फोर्स लगाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बॉल अपनी जगह से मूव नहीं हो रही। तो ये मूव क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इसमें एक फोर्स है, और वो फोर्स क्या है? वो इनर्शिया है। और जिस बॉडी में, यानी जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। सो ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी द इनर्शिया। क्यों नंबर 10 इज न्यूटन सेकंड लॉ। अच्छा, न्यूटन के फर्स्ट लॉ तो मैंने आपको समझा दिया। सेकंड लॉ के मुताबिक जो फोर्स है ये हमारे पास मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन के बराबर है। तो दैट्स व्हाई न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, एफ हमारे पास एम ए के बराबर है। एफ क्या है? फोर्स है, हमारे पास मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन के बराबर है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। जो ऑप्शन बी है, आई इज इक्वल टू वी आर, ये करंट का फॉर्मूला है। पी इज इक्वल टू एम वी, ये हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला है। एंड पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 11 इज इफ 14 डे ऑफ द मंथ इज संडे देन 4 डे ऑफ द मंथ विल बी। सो ये एमसीक्यू वैसे देखने में बड़ा मुश्किल होता है, देखने में मुश्किल लगता है लेकिन मुश्किल होता नहीं है। 14 डे हैं, ठीक है। 14 डे क्या है? संडे। हमने किस डे का बताना है? 4th डे का बताना है। तो एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 होते हैं। सो हमने क्या करना है, 14 में से 7 को माइनस कर ले, क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो 7 को अगेन संडे। हमने 4th का बताना है, तो 6 को क्या हो जाएगा? 6 को हो जाएगा सैटरडे। 5th को हमारा हो जाएगा फ्राइडे, एंड 4th को हमारा हो जाएगा थर्सडे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। इसी तरीके से अगर आपसे सब फॉर एग्जांपल 21 का पूछा जाता तो 41 में फिर आप क्या करते हैं? 7 को ऐड करते। 12 इज व्हाई पेरेंट्स गिव एजुकेशन टू देयर, ये स्कूल नहीं है ठीक है, ये चिल्ड्रन है, यानी पेरेंट्स अपने बच्चों को तालीम क्यों देते हैं? तो असल में इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बोथ एंड्स ही है, फॉर ग्रूमिंग एंड टू ग्रूम देम, यानी बच्चों की ग्रूमिंग के लिए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक जाहिल और एक आलिम ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो जो बच्चा लिटरेट होगा, जिसमें एजुकेशन ज़्यादा होंगी, वो अच्छा भी होगा, उसमें तमीज़ भी होंगी। सो ग्रूमिंग के लिए हम तालीम दें। क्वेश्चन नंबर 13 है साउंड ऑफ ईगल। जो ईगल चीखता है इसको हम नाम देते हैं स्क्रीम का। इसी तरीके से जो इंसान चीखता है, आवाज़ें निकालता है, वो कहलाता है नॉइज़। क्वेश्चन नंबर 14 इज 1/3 ऑफ 120। अब यहाँ पर ये एमसीक्यूज भी दिखने में मुश्किल लगता है। 1/3 का मतलब होता है 1/3, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, एंड ये हो गया 120। तो देखिए 3 4 हो गया 12। सो ये 1/3 ऑफ 120 बेसिकली हमारे पास इसका आंसर आता है 40। सो जब आप कटिंग कर लेंगे आपके साथ आंसर आ जाएगा 40। एमसीक्यू नंबर 15 इज लीप ईयर कम्स आफ्टर। अच्छा, लीप ईयर वो ईयर होता है, वैसे साल में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं, लेकिन जब लीप ईयर आता है फिर इसमें होते हैं 366 डेज। ये किसकी वजह से होता है?
ये होता है फिब की वजह से। फिब हर ये जो लीप ईयर है ना, ये 4 साल के बाद आता है। फिब में वैसे कितने डेज होते हैं? 28 डेज होते हैं, लेकिन हर 4 साल के बाद फिब 29 डेज का आता है। सो इस 29 डेज की वजह से ये जो 365 है ये कन्वर्ट हो जाते हैं 366। एमसीक्यू नंबर 16 इज एंटोनिम ऑफ रिच। एंटोनिम का मतलब होता है मुतजाद लफ्ज, यानी रिच होता है अमीर, से इसका एंटोनिम क्या होगा? गरीब। तो यहाँ पर ये जो तीनों हैं ये इसके एंटोनिम्स है, लाइक पुअर, इंटेलिजेंट एंड पावर्टी। These three are the antonyms for rich. MCQ number 17 is he blank English well. अब यहाँ पर बेसिकली प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस की तरफ इशारा किया जा रहा है। मैं टेंसेस यहाँ पर समझा नहीं सकता, वो हमारे नोट्स में डिटेल्स के साथ है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, he speaks English well. MCQ number 14 is the pen is blank the table. अच्छा बेटा, बास बच्चों को एक कंफ्यूजन होती है कि ये इन चीजों को कंपेयर करने बैठ जाते हैं। जैसे कि अगर किसी चीज के सरफेस के ऊपर बैठ चीज है ना, जैसे टेबल का ऊपर वाला सरफेस है, अब इसके ऊपर जो भी चीज होंगी, बेशक वो बुक हो, बेशक वो मोबाइल हो, बेशक वो कैलकुलेटर हो, वो इस टेबल के ऊपर ही रहेंगी। सो द पेन इज ऑन द टेबल। सरफेस के साथ जब भी हम यूज करेंगे हम ऑन यूज करेंगे। इन हम तब यूज करेंगे अगर शेल्फ की बात की जाए, कबर्ड की बात की जाए, ड्रॉर की बात की जाए, लेकिन यहाँ पर चूंकि सरफेस के ऊपर है, so that's why the pen is on the table, the book is on the table, the calculator is on the table. MCQ number 19 is we go to school blank bus. अब यहाँ पर बेटा मैंने बाय के तरीके समझाया कि बाय हम कहाँ पर यूज करेंगे। अब जब भी हमने किसी प्लेस पर यानी बैठना हो, तो वहां पर हम बाय यूज करेंगे। जैसे कि द मैन वॉज सिटिंग बाय द विंडो। अब ये नहीं कह सकते द मैन इज सिटिंग इन द विंडो, ये गलत है। देयर इज अ लवली कैफे बाय द रिवर, हम ये नहीं कह सकते बिसाइड द रिवर, नियर द रिवर, क्योंकि उसके करीब है। so वहां पर हम क्या करेंगे? बाय यूज करेंगे। सो बाय को हम प्लेस के साथ भी यूज करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन के साथ भी हम बाय का यूज करते हैं। लाइक दे केम बाय कार, बाय टैक्सी, बाय ट्रेन, बाय प्लेन। सो जितने भी ट्रांसपोर्टेशन होंगे वहां पर भी आपने बाय यूज करना है, एंड जहां पर प्लेस की बात होंगी वहां पर आपने बाय का यूज करना है। सो दैट्स व्हाई पर हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। द लास्ट एमसीक्यूज इज ब्लैंक यू वर्क हार्ड यू विल फेल, यानी जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। So यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। बेसिकली ये कंजंक्शन है, और मैंने सिलेबस की वीडियो में आपको बताया था कि आपने कंजंक्शन पर फोकस करना है। सो बेटा ये थे आपके आज के एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आज के एमसीक्यूज आपको अच्छे लगे होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।